हिस्सा उजागर कर दिया। यह पहली बार था जब ईशान ने चॉपर के छिपने का तरीका देखा और वह हंसे बिना नहीं रह सका। एक समुद्री डाकू? तुम एक समुद्री डाकू हो? वापोल को इस समय होश आया और वह गुस्से से बोला, इसे भगाओ। चूंकि यह डॉक्टर नहीं है, इसलिए इसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब शतरंज ने वापोल की बातें सुनी तो उसने तुरंत अपना धनुष उठाया और ईशान पर निशाना साधा। हालांकि ईशान, जिसका एन फीड खुला था, ने अपना तीर थोड़ा झुकाया और तीर से बच गया। कुरोमारिमो भी ईशान की ओर दौड़ा और उसे लगातार मुक्का मारा, लेकिन वह मुक्का जमाने में असफल रहा। दोनों ने मिलकर ईशान पर हमला किया, लेकिन उनके जैसे बदमाशों के आगे ईशान का पलटवार करने का मन ही नहीं हुआ। उसने जम्हाई ली और उनके सारे वार टाल दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वह उन दोनों से थोड़ा परेशान हो गया, अचानक अपनी जगह से गायब हो गया, और जब वह उनके पीछे फिर से प्रकट हुआ, चाहे वह कुरोमारिमो हो या शतरंज, उनकी छाती से अचानक ढेर सारा खून बह निकला। ओह सुगोई, कितना अद्भुत! चॉपर कुरेहा के पीछे छिप गया। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्य से चीखने से खुद को नहीं रोक सका। उसने ऊपर देखा और कुरेहा से पूछा, डॉक्टर, क्या यह सचमुच समुद्री डाकू है? कुरेहा मुस्कुराई और अपने माथे पर धूप का चश्मा लगाते हुए बोली, हाँ, और वह बहुत शक्तिशाली है। जिस समय ईशान ने भालू के कान वाली टोपी पहनी, उसने अंततः ईशान को पहचान लिया, और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह नया शिचिबुकाई यहाँ प्रकट होगा। इसके विपरीत कम बुद्धि वाला बिगड़ैल आदमी वापोल इस दुनिया में हो रही बड़ी घटनाओं पर ध्यान नहीं देता था, इसलिए वह ईशान को पहचान ही नहीं पाया। हालांकि ईशान ने न केवल उसके 100 सैनिकों को पल भर में मार गिराया, बल्कि कुरोमारिमो और चेस को भी उसने मार गिराया। वह नहीं जानता था कि वे जीवित हैं या मृत, जिससे वापोल को यह एहसास हुआ कि जो व्यक्ति समुद्री डाकू होने का दावा कर रहा था, वह काफी शक्तिशाली था। कुरोमारिमो और शतरंज, मेरे कार्डर्स पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वापोल ने दांत पीसते हुए ईशान की तरफ देखा, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करके सबक सिखाना ही होगा। ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अब सोच रहा था कि वापोल से कैसे निपटे। सच कहूं तो ईशान को उसके आने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह ड्रम द्वीप पर आया था, ईशान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस खाना खरीदने और मेडिकल बुक लेने और फिर वहां से जाने के बारे में सोचा। जहां तक वापोल या चॉपर की बात है, ईशान ने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अचानक दोनों एक ही समय पर वहां आ गए। चलो चॉपर को अभी के लिए किनारे कर देते हैं। यह आदमी वापोल खुद को डॉक्टर समझता है, इसलिए उसे पकड़ना चाहता है। चूंकि उसने पहला कदम उठाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ईशान को उसे उसकी औकात बतानी होगी। हालांकि ईशान ने अभी तक यह नहीं सोचा है कि उसे पीटना चाहिए या सीधे मार देना चाहिए। मुख्य कारण यह है कि वापोल वास्तव में विश्व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक राजा था। अगर शिचिबुकाई में नया सदस्य ईशान उसे मार देता है तो इसका क्या असर होगा? जब वह सोच ही रहा था, वापोल अचानक चिल्लाया, डॉक्टर 20। सफेद कोट और सफेद दस्ताने पहने डॉक्टरों का एक समूह अचानक कहीं से प्रकट हुआ। आगे आते ही उन्होंने कुरोमारिमो और चेस को प्राथमिक उपचार दिया। खून बहना बंद करो, सिलाई, एंटीबायोटिक्स। इयान की स्तब्ध निगाहों के सामने इन डॉक्टरों ने सचमुच दोनों कार्डर्स की तेज गति से सर्जरी कर दी। इयान के ब्लेड से लगी गंभीर चोटों का इन डॉक्टरों ने तुरंत इलाज किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सर्जरी पूरी होने पर दोनों बच्चे खड़े हो पाए। हालांकि वे थोड़े कमजोर लग रहे थे, फिर भी वे खड़े हो गए। चौंप चौंप फैक्ट्री।
वापोल ने अपनी शैतानी फल क्षमता का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसका मंच फल उस दिन खाए गए जंक को उसके शरीर का हिस्सा बना सकता था या उसे किसी नई चीज में मिला सकता था। जब उसने इस क्षमता का इस्तेमाल किया तो वह एक विशाल टैंक में बदल गया। निचले हिस्से में 4 पहिए थे और ऊपरी शरीर के मुंह से एक तोप निकली हुई थी। दूसरे शब्दों में, इस आदमी ने आज न केवल बहुत सारे धातु के हिस्से खाए बल्कि कम से कम कुछ टायर और एक तोप भी खा ली, अन्यथा वह इस ओर नहीं मुड़ता। कुरोमारिमो और चेस के खड़े होने के बाद उन्हें वापोल के बड़े मुंह ने निगल लिया। आखिर में वापोल, क्या कहूं, एक बालों वाले टैंक में बदल गया। यह देखकर ईशान को उल्टी सी आ गई। महू हा हा हा। वापोल को बहुत गर्व महसूस हुआ कि वो मुंह से तोप निकालकर कैसे हंस रहा है। धमाका! इतने करीब से वापोल ने ईशान पर गोली चलाई और चेस, जो उसके सिर के ऊपर से निकला था, अपना धनुष बाण पकड़े हुए था और गोले से बचकर निकलने पर ईशान को गोली मारने के लिए तैयार था। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जिस क्षण गोला उनके पास आया, ईशान ने सीधे गोले को आधा काट दिया। उसने चमकने या कूदने की जहमत नहीं उठाई। शतरंज ने तीर नहीं छोड़ा। वह इयान की हरकत का इंतजार कर रहा था, लेकिन ईशान ने उसे चकमा देने की कोशिश नहीं की जैसा उसने सोचा था। खोल को चीरते हुए झपट्टा मारकर वह वापोल के सामने आ पहुंचा। इस बर्फीली रात में बर्फीली ब्लेड की रोशनी कितनी मनमोहक थी। इयान के ऊपरी शरीर ने दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए पूरा चक्कर लगाया, अपनी ब्लेड वापोल के पेट पर पटकी और फिर उसे उठाकर सेनबोनजाकुरा से ऊंचा फेंक दिया। वापोल में अचानक फूलों के कार्डों का एक गुच्छा हवा में ऊंचा दिखाई दिया। ईशान उछल पड़ा, हवा में ही वापोल के पास पहुंचा और उस पर जोर जोर से वार करने लगा। हर वार से चेरी जैसी लाल रोशनी की एक किरण निकलती और एक बड़े पत्ते के कटे होने का भ्रम पैदा होता रहा। इन वारों की ताकत ने वापोल को अपनी जगह पर जकड़ लिया। लगातार 4 वार करने के बाद ईशान ने हवा में एक उछाल मारी और आखिरी वार से वापोल को जमीन पर पटक दिया। यह जेंजुरो किबागामी का सबसे बेहतरीन हुनर था, 5 फ्लैश रिप। ईशान ने देखा कि वापोल का लोहे जैसा शरीर काफी मजबूत था, इसलिए वह उस पर प्रयोग करने से खुद को रोक नहीं पाया। एक जोरदार धमाके के साथ वापोल जमीन पर जोर से गिरा और बर्फ के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। इयान के हमले से वापोल को बहुत नुकसान हुआ और अगर उसकी मंच फल क्षमता न होती, जिसने उसके शरीर को कुछ धातुओं से कठोर बना दिया था, तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। चॉपर और कुरेहा वापोल की दुखद स्थिति को देखकर हैरान रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि राजा वापोल, जो लंबे समय से इस राज्य पर हुक्म चला रहे थे, का ऐसा दिन भी आएगा। इस समय वापोल मरा नहीं था। वह हाँफ रहा था और जमीन पर पड़ा था और एक क्षण बाद वह फिर चिल्लाया, डॉक्टर 20। सफेद दस्ताने पहने डॉक्टरों का एक समूह हाथों में लोहे की चादरें, हथौड़े और कीलें लिए तुरंत दौड़ा और वापोल के शरीर पर दस्तक देने लगा। जल्द ही इयान के वार के निशान लोहे की चादरों से ढक गए। आप ईशान मदद नहीं कर सके, लेकिन कुरेहा को आश्चर्यचकित देखा और कहा, आप लोग इस द्वीप पर वास्तव में क्या अध्ययन करते हैं? क्या यह चिकित्सा या रखरखाव है? नहीं, यह केवल काला जादू ही हो सकता है, इसलिए यह इस मोटे राक्षस को बचा सकता है। जब वापोल को बचाया गया तो वह अपने दुश्मन से बहुत डर गया था। अगर 20 डॉक्टर इतने कुशल न होते और समय पर नहीं आते तो जरा सी देरी से ही उसकी मौत हो जाती। जल्दी भागो! उठकर वापोल तुरंत उस मूर्ख दरियाई घोड़े पर कूद पड़ा और भाग गया। उसे भागने की कोशिश करते देख ईशान ने तुरंत उसका पीछा नहीं किया, बल्कि नीचे झुक गया और विचारमग्न होकर भौहें चढ़ा दीं। वापोल के भागने के व्यवहार के कारण
उसे अचानक एक बात याद आई, अगर मैं उसके पीछे जाता हूँ तो क्या वापोल समुद्र में भागने और समुद्री डाकू बनने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वह मुझे नहीं हरा सकता था। खैर, वापोल के व्यक्तित्व के साथ यह बहुत संभव है, अर्थात वह किसी भी समय अपने लोगों को छोड़ देगा और खुद भाग जाएगा। और इसने तुरंत ईशान को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मूल कहानी के अनुसार उसका पलायन इस द्वीप पर ब्लैकबर्ड की उपस्थिति के कारण हुआ था। यदि मैं उसके पीछे जाऊं, उसे द्वीप छोड़ने पर मजबूर कर दूं और समुद्री डाकू बन जाऊं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा प्रभाव ब्लैकबियर्ड जैसा ही होगा? इस तरह यान का व्यवहार वैसा ही प्रभाव डाल सकता है जैसा ब्लैकबियर्ड के ड्रम द्वीप पर उतरने पर पड़ा था। अब ईशान को समझ नहीं आ रहा है कि टीच के आने के बाद भी उसे डार्क फ्रूट मिलेगा या नहीं, और फिर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को धोखा देगा या नहीं। सोच समझकर अनुमान लगाने के बाद उसे डर है कि यह अभी भी बहुत मुमकिन है, और अगर टीच व्हाइट बियर्ड पायरेट्स से मुकर गया तो वह भाग जाएगा, और इस बात की पूरी संभावना है कि वह इसी द्वीप पर उतरेगा। खैर, आइए तार्किक तर्क का पालन करें और देखें कि इस तरह का श्रृंखला प्रभाव क्या लाएगा। अगर यह मूल कहानी होती तो ब्लैकबियर्ड ड्रम द्वीप के राज्य में उतरता, वापोल बुरी तरह डर जाता और अपनी पिटाई के बाद द्वीप छोड़कर भाग जाता। फिर टीच जरूर उसका महल लूटकर अपनी यात्रा जारी रखता, क्योंकि वह जानता था कि आरव उसका पीछा कर रहा है। इसलिए उसे जल्दी ही वहां से निकलना पड़ा। लेकिन अगर ईशान उससे आगे निकल गया और वापोल को द्वीप से खदेड़ दिया तो क्या होगा? सबसे पहले, जब वह भाग जाएगा तो इस देश की जनता एक नया राजा जरूर चुनेगी। अनुमान है कि वह मुख्य शाही रक्षक डाल्टन होगा। फिर जब ब्लैकबर्ड आएगा तो नया राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने और उससे लड़ने का चुनाव जरूर करेगा। किसी भी मामले में ये लोग निश्चित रूप से ब्लैकबियर्ड के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वे लड़ना जारी रखेंगे। ऐसी लड़ाई से बहुत सारे अनावश्यक बलिदान होंगे। बेशक ईशान को लगता है कि यही सबसे संभावित अनुमान है, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर ब्लैकबियर्ड का द्वीप पर उतरने का मन नहीं था या वह जल्दी में था, तो यह सब नहीं होगा। ईशान भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे वह इस दुनिया में घूमता रहेगा, तितली प्रभाव का दायरा बढ़ता जाएगा। वह यह नहीं समझ सकता कि इस द्वीप का क्या होगा, इसलिए अब कार्य करते समय उसे कुछ आगामी प्रभावों पर विचार करना होगा। अगर वापोल द्वीप छोड़कर समुद्री डाकू नहीं बनता तो हालात ज्यादा नहीं बदलेंगे, लेकिन इस तानाशाह को राजा बने रहने देना गलत लगता है। आखिरकार अगर ईशान ऐसे ही सब कुछ छोड़ देता है तो बहुत मुमकिन है कि वापोल उन गांव वालों से बदला ले जो उसके रास्ते में आ गए थे। वापोल के क्रूर व्यक्तित्व के चलते यह एक नरसंहार होगा। और अगर यह ब्लैकबियर्ड की तरह होता है, वापोल को बाहर निकालता है और समुद्री डाकू बन जाता है, तो यह भी एक समस्या है, क्योंकि वह अपना रास्ता वापस पा सकता है। जब ईशान विचारों में डूबा हुआ था, तभी अचानक एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। नहीं, यह तो खुर है, और उसे एक सेब थमा दिया। ईशान ने अपना सिर घुमाया और पाया कि वह चॉपर था। उसके लिए ईशान एक अजनबी था, जिससे वह थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए वह किसी भी क्षण भाग जाने के मूड में ईशान के पास खड़ा हो गया। फिर भी उसने आंखों में डर और उम्मीद दोनों लिए हुए ईशान को सेब थमा दिया। क्या यह चॉपर की मेहरबानी है? ईशान मुस्कुराया, धीरे से सेब लिया और खाया नहीं। उसने सेब लेकर चॉपर से कहा, शुक्रिया। क्या तुम मुझसे डरते नहीं? चॉपर ने उत्सुकता से ईशान से पूछा। मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? ईशान ने उससे पूछा। लोग मुझे हमेशा राक्षस कहते हैं। चॉपर ने शिकायत और हताशा से अपना सिर झुका लिया।
ईशान को यह छोटा सा बच्चा बहुत पसंद था, इसलिए उसने उसे दिलासा दिया, मैंने जो देखा है उसके हिसाब से तुम बस एक हिरन हो जिसने शैतानी फल खाया है, कोई राक्षस नहीं। ग्रैंड लाइन पर शैतानी फल खाने वाले बहुत हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सच में? चॉपर ने जब ये सुना तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और फिर शर्मिंदगी से ईशान से पूछा, मैंने माँ को कहते सुना कि तुम एक समुद्री डाकू हो, क्या ये सच है? एक महान समुद्री डाकू। ईशान ने कुरेहा की ओर देखा, मुस्कुराया और चॉपर से कहा, हाँ यह सही है, मैं शिचिबुकाई में से एक हूँ। शिचिबुकाई क्या है? चॉपर ने मासूमियत से पूछा। ईशान हंसा और उसे कुछ नहीं समझाया, बस हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी थपथपाते हुए बोला, यह बहुत अच्छी टोपी है, तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। शायद इसलिए कि ईशान फ्रॉस्टमून गांव में सबसे बड़ा भाई हुआ करता था, उसका स्वभाव भी बड़े भाई जैसा है। किसी छोटे से मिलते समय वह अनजाने में ही उसे छोटा भाई या बहन समझ लेता है, और जाहिर है कि इयान की तारीफ ने चॉपर की भावनाओं को छू लिया है। इसलिए चुप हो जा कमीने, अगर तू ऐसा कह भी दे तो भी मुझे खुशी नहीं होगी। ऐसा कहने के साथ ही ईशान द्वारा चॉपर की प्रशंसा करने से वह एक ही समय में अजीब और प्यारा व्यवहार करने लगा। उसका शरीर गंदे बूढ़े आदमी का नृत्य करने लगा, उसकी भुजाएं नूडल्स की तरह मुड़ने लगीं और कांपने लगा, उसकी बड़ी आंखें सिकुड़ गईं और वह हंसता रहा जबकि उसके नितंब मुड़ रहे थे। उसे इस तरह देखकर ईशान खिलखिलाकर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उठा, चॉपर का सेब अपनी जेब में रखा, टोपी पर जमी बर्फ पोंछी, हैंडल कमर पर पकड़ा और कदम दर कदम आगे बढ़ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? चॉपर खुद को रोक नहीं पाया और उससे पूछा। ईशान ने बिना पीछे देखे उसे हाथ हिलाया और कहा, वापोल से छुटकारा पाने के लिए इस व्यक्ति का अस्तित्व सिर्फ ऑक्सीजन की बर्बादी है। यह सुनकर चॉपर और कुरेहा दंग रह गए। एक पल बाद वह चिल्लाई, अरे लड़के, क्या तुमने सोचा यही इस राज्य का शासक है? परिणामस्वरूप ईशान आगे बढ़ता रहा और बोला, चिंता मत करो, तुम्हें एक नया राजा मिलेगा। घंटी की आवाज के साथ इयान की आकृति धीरे धीरे तूफानी मौसम में गायब हो गई। चॉपर ने अपना सिर उठाया और कुरेहा से पूछा, डॉक्टरिन उसका क्या मतलब है? कुरेहा ने उसे कुछ नहीं समझाया, बस चॉपर की तरफ मुस्कुराया और कहा, चॉपर, तुम्हें याद रखना होगा कि हिरिलुक ने क्या कहा था कि एक सच्चा समुद्री डाकू इस व्यक्ति जैसा होना चाहिए। क्या सच में? चॉपर इयान के जाने की दिशा में घूर रहा था और उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगीं। स्वतंत्रता, साहस, दृढ़ मनोबल, किसी भी अधिकारी का भय नहीं, यही कुरेहा के लिए सच्चे समुद्री डाकू का अर्थ था, और यही हिरिलुक की आंखों में एक समुद्री डाकू की छवि है, लेकिन आज का चॉपर इसे समझ नहीं सकता। वहां से जाने के बाद ईशान ने वापोल के दरियाई घोड़े के पैरों के निशान देखे, लेकिन तेज तूफान के कारण ये पैरों के निशान जल्दी ही ढक गए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान जानता है कि वापोल का महल सबसे ऊंचे ड्रम पर्वत के ऊपर है, जब तक वह उसकी दिशा में चलता रहेगा वह अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। पहाड़ की ओर जाते हुए ईशान का सामना ड्रम द्वीप के अनोखे जानवर हाइकिंग भालू से हुआ। बैसाखी के सहारे सीधा चलने वाले भालू को देखकर ईशान को बहुत अच्छा लगा। ईशान ने उसे देखा, अपनी टोपी उतारते हुए झुककर प्रणाम किया और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। जहां तक बर्फीले पहाड़ पर मौजूद अन्य खूंखार खरगोशों लापाहंस का सवाल है, ईशान उनसे नहीं टकराया, लेकिन अगर टकरा भी गया तो ये खूंखार मांसाहारी खरगोश ईशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब तक ईशान ड्रम पर्वत पर चढ़ गया और महल के द्वार के सामने खड़ा हुआ, तब तक वापोल के वापस लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा था।
इस समय वह हाँफ रहा था और शतरंज और कुरोमारिमो को कोस रहा था। परिणामस्वरूप ईशान ने महल का द्वार तोड़ दिया और आवाज पूरे पहाड़ पर फैल गई। ये तो बहुत बुरा हुआ महाराज। चेस खिड़की के पीछे छिप गया और उसने इयान की आकृति देखी। वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका और वापोल को खबर दी। समुद्री डाकू वो आ गया है। जल्दी करो, चलो भागते हैं। वापोल घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान उसके महल तक उसका पीछा करेगा, इसलिए वह डर गया और सबसे पहले उसके मन में आया कि भाग जाए। द्रम पर्वत पर पहाड़ की तलहटी तक पहुंचने के लिए रोपवे बने हुए हैं। वापोल इन केबलों के जरिए बच सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि ईशान को भी इसकी जानकारी थी। उसने सेनबोनजाकुरा निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। स्कैटर चिर सेनबोनजाकुरा। शिकाई का इस्तेमाल करने के बाद सेनबोनजाकुरस का ब्लेड अनगिनत चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियों में बदल गया। उसके नियंत्रण में पंखुड़ियों ने तुरंत पूरे पहाड़ की चोटी को ढक लिया, जिससे एक विशाल घूमता हुआ वलय बन गया। वापोल, जो अभी अभी पिछले दरवाजे से बाहर भागा था, तुरंत ही आकाश में फैली चेरी की पंखुड़ियों के कारण अवरुद्ध हो गया। कुरोमारिमो और चेस ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वे पंखुड़ियों के संपर्क में आए तो वे तुरंत कट गए और उन पर अनगिनत घाव हो गए। सेनबोनजाकुरा की पंखुड़ियां अनगिनत छोटी छोटी ब्लेडों जैसी थीं। हालांकि किजारू जैसे एडमिरल पर इन ब्लेडों का कोई असर नहीं होता, लेकिन कुरोमारिमो और चेस जैसे लोगों के मामले में बात अलग है। जब वापोल ने उन्हें पूरे शरीर पर जख्मों के साथ पीछे हटते देखा, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह भागे। इस मामले में ईशान ने आसानी से उनका रास्ता रोक दिया और उसी समय चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां चांदनी में गुलाबी चमक को प्रतिबिंबित करती हैं, और ये चमक एक साथ मिलकर ड्रम पर्वत की पूरी चोटी को भव्य दृश्य के साथ खिलने का मौका देती हैं। बिल्कुल खिले हुए सकुरा वृक्ष की तरह। चॉपर, जो पहाड़ से बहुत नीचे था, यह दृश्य देखकर अचानक रो पड़ा। ओह 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 ओह! चॉपर अपने पिता डॉक्टर हिरिलुक को याद करते हुए उदास होकर चिल्लाया। वो बदमाश! कुरेहा अपनी आंखें नम होने से नहीं रोक पाई। उसने ऊपर देखा और एक घूंट शराब पीते हुए फुसफुसाते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कमाल का होगा। खूबसूरत चेरी ब्लॉसम बादल दरअसल ईशान की अनजाने में की गई हरकत थी और चॉपर ने उसे देख लिया। हालांकि ठीक होने वाले चेरी ब्लॉसम बादल की तुलना में यह काफी घातक था। कुरोमारिमो और चेस को ईशान ने पहली नजर में ही मार डाला। वापोल के 2 कार्डर्स को 20 डॉक्टर सिर्फ एक बार ही बचा सकते हैं, दूसरी बार नहीं। तुम यहां मत आना। वापोल डर के मारे जमीन पर बैठ गया और पीछे की ओर रेंगने लगा। हालांकि ईशान ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह वापोल के पीछे खड़ा था। ड्रम पर्वत पर खिले चेरी ब्लॉसम के बादल गायब हो गए और इयान के हाथ में सेनबोनजाकुरा की धार में फिर से समा गए। संघनन के क्षण में धार के किनारे पर काली ज्वाला प्रज्वलित हुई और इयान के हाथ ने धीरे से उसे नीचे दबाया और वापोल के सिर को छेद दिया। वापोल का बड़ा लोहे जैसा मुंह खुल गया और उसकी आंखें उभर आईं, लेकिन इस बार वह अपना मुंह बंद नहीं कर पाएगा। वापोल निश्चल था, अब वह आधिकारिक तौर पर मर चुका है। ईशान के लिए चूंकि कहानी पहले ही बदल चुकी है, इसलिए थोड़ा और बदलाव कोई बड़ी बात नहीं होगी। वापोल जैसे लोग मूलतः दिव्य ड्रैगन से अलग नहीं हैं, हालांकि वे मूर्ख लगते हैं, लेकिन ऐसे लोग जितने ज्यादा होंगे उनके कर्मों से उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि सही तौर पर वह एक शिचिबुकाई है, उसकी असली पहचान क्रांतिकारी सेना के एक सक्रिय सदस्य की है। क्या क्रांतिकारी सेना का काम हर अत्याचार को उखाड़ फेंकना नहीं है?
खैर, सकुरा का पेड़ इतना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि इसके नीचे कई हड्डियां दबी हुई हैं। वापोल के सिर में डाली गई अंधेरे की ज्वाला की तलवार के घातक प्रहार से उसे बचाया नहीं जा सका। भले ही वहां 20 डॉक्टर मौजूद थे और जब वापोल भाग गया तो वे गांव में ही रह गए थे। वह उन्हें अपने साथ वापस नहीं लाया। सेनबोनजाकुरा को खींचकर वापस म्यान में रखते हुए ईशान ने हल्की सी आह भरी। यद्यपि उन्होंने पहले भी हत्या के बाद के प्रभाव पर विचार किया था, लेकिन ईशान ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया क्योंकि उसके पास इस द्वीप के लिए एक योजना है। उसे शिचिबुकाई बने और ट्रावोल्टा द्वीप पर पैर जमाए हुए काफी समय हो गया था और व्हाइटबर्ड पायरेट्स ने उसका पीछा नहीं किया। इसके अलावा बाहर से मिली खबरों के अनुसार ड्रैगन हंटर्स और व्हाइटबर्ड पायरेट्स एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे क्योंकि ईशान का व्हाइटबर्ड के एक बेटे से झगड़ा हो गया था। जब से उसने यह खबर सुनी, ईशान ने अनुमान लगाया कि टीच शायद मरा नहीं है। इससे ईशान वाकई बहुत उलझन में पड़ गया। उसका ब्लेड ब्लैकबियर्ड के दिल में घुस गया था। उसे यकीन था कि वह चुकेगा नहीं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों टीच मरा नहीं। उस कमीने को मारने की उसकी कोशिश में क्या गड़बड़ हुई? ऐसा इसलिए था क्योंकि टीच अभी भी जीवित था। इसलिए व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं ने ड्रैगन शिकारियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की। इस मामले में ईशान ने अनुमान लगाया कि दलबदल की प्रबल संभावना हो सकती है। आखिरकार व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू 4 सम्राटों योंको का सबसे बड़ा समूह है। अगर डार्क फल प्रकट होता है तो भी वह व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं को ही मिलेगा। बेशक ईशान को नहीं पता कि उसके द्वारा किया गया तितली प्रभाव इस मामले को प्रभावित करेगा या नहीं। अगर डार्क फल प्रकट होता है और थैच उसे नहीं बल्कि टीच को प्राप्त करता है तो कोई नहीं जान पाएगा कि वह आदमी क्या करेगा। बहरहाल इयान का अनुमान सबसे बुरी संभावनाओं पर आधारित है, यानी अगर कहानी अपने सामान्य क्रम में चलती रही तो टीच शिकार से भागते हुए ड्रम द्वीप पर जरूर आएगा। खैर, लगता है कि एक और द्वीप है जहां वह गया था, जया द्वीप। ये 2 ही जगहें हैं जिनके बारे में ईशान को याद है कि टीच यहीं उतरा था। जब से ईशान ने टीच की हत्या की कोशिश की है, उनकी नफरत और बढ़ गई है। चाहे ईशान हो या टीच, वे एक दूसरे को अपने लिए दुश्मनी समझते हैं। यह जानते हुए कि टीच बहुत खतरनाक है, ईशान फिर भी उसे शुरुआती दौर में ही मार डालने की कोशिश करता है। तो शायद वो यहां उसके लिए घात लगा सके। झाड़ियों में छिपकर टीच के इस द्वीप पर आने का इंतजार करो, हे। तभी हुआ, ईशान बाहर कूद पड़ा और डेमासिया चिल्लाया। उसकी खोपड़ी में ब्लेड घुसाते ही ये आदमी डर के मारे मर ही जाएगा। चूंकि इस द्वीप पर फिर से लौटना तय हो चुका है, तो वापोल जैसी बाधा को हटाना ही बेहतर है। अगर कोई मूर्ख इधर उधर घूम रहा होगा तो उसकी योजना में खलल पड़ सकता है। बेशक ईशान को नहीं पता था कि उसका आइडिया सही है या नहीं। उसके विचार दरअसल अस्पष्ट थे, इसलिए वह सिर्फ वही कर सकता था जो उसे सही लगता था। कठोर मौसम के कारण ड्रम द्वीप पर आबादी कम है, इसलिए वापोल के अधीन ज्यादा सैनिक नहीं थे। ईशान द्वारा उसे मार दिए जाने के बाद पूरा किला पूरी तरह खाली हो गया था। हो सकता है कि ईशान के जाने के बाद कुरेहा यहाँ रहे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि इस द्वीप के लोग डाल्टन को राजा चुनेंगे या नहीं। ईशान ने सोचा और फिर महल में जाकर वापोल के खजाने की तलाश करने की योजना बनाई। सोना, चांदी और गहने इतने भारी थे कि उन्हें ढोना मुश्किल था। ईशान के लिए बस बेरी का नोट ही मायने रखता था। हालांकि जब ईशान महल में प्रवेश करना चाहता था तो सिस्टम ने अचानक बात करना शुरू कर दिया। ईशान से कहा, ऊर्जा के संघर्ष स्रोत का पता चला है,
क्या मेजबान इसकी शक्ति को अवशोषित करना चाहता है? इस अचानक और अकथनीय संकेत ने ईशान को चौंका दिया। क्या बकवास है? तथाकथित संघर्ष के बारे में ईशान जानता है कि यह केवल शैतानी फलों को संदर्भित करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईशान अचानक शैतानी फल पर ठोकर खा गया था? अरे सिस्टम, क्या ये कोई गड़बड़ है या कुछ और? ईशान खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। हालांकि सिस्टम ने अभी भी जोर देकर कहा कि संघर्ष बलों का पता लगाया गया है। ईशान ने अपने शरीर को टटोला और जानना चाहा कि आखिर हो क्या रहा है। नतीजा, जब उसने अपनी जेब में देखा तो दंग रह गया। उन्हें याद आया कि जब वह गांव में थे तो चॉपर नाम के छोटे लड़के ने उन्हें एक सेब दिया था। क्या यह हो सकता है कि सिस्टम इसके बारे में बात कर रहा हो? यह सोचकर ईशान ने जल्दी से सेब बाहर निकाला और पहली नजर में ही वह हक्का बक्का रह गया। जब चॉपर ने उसे सेब दिया तो ईशान को पूरा यकीन था कि यह एक सामान्य सेब है, लाल और चिकनी सतह वाला। लेकिन इस समय ईशान ने जो सेब अपनी जेब से निकाला वह सतह पर सर्पिल रेखाओं वाला एक अजीब सेब निकला। और उस पर बने सर्पिल पैटर्न को देखकर ईशान को एक नज़र में ही पता चल गया कि यह शैतानी फलों की अनोखी बनावट है। ईशान ने अपनी जेब से शैतानी फल निकाला और सचमुच हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? ये सेब अचानक शैतानी फल में कैसे बदल गया? अपने हाथ में सेब के आकार के शैतान फल को घूरते हुए, फिर इस समय वापोल की पड़ी हुई लाश को बार बार देखते हुए ईशान के मन में एक संभावित विचार आया। वापोल ईशान द्वारा मारा गया पहला शैतान फल उपयोगकर्ता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहला शैतान फल उपयोगकर्ता था जिसे ईशान द्वारा फल ले जाते समय मारा गया था। क्या यह कहा जा सकता है कि वापोल की मृत्यु के बाद उसकी मूल रूप से स्वामित्व वाली शैतान फल शक्ति उस सेब में स्थानांतरित हो गई थी जिसे वह ले जा रहा था? ईशान सचमुच उलझन में था। हालांकि उसे शक था, फिर भी यह अविश्वसनीय था, क्योंकि वह जानता था कि शैतानी फलों की शक्ति उसके धारक की मृत्यु के बाद दुनिया में कहीं भी पुनर्जीवित हो सकती है। यही वह शैतानी फलों के उद्भव के बारे में जानता था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी संभव हो सकता है या यह महज एक संयोग है। ईशान ने डेविल फ्रूट को हाथ में लिया और कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा। सिर्फ उसका रूप देखकर ही उसे अंदाजा नहीं हुआ कि यह डेविल फ्रूट वापोल का मंचमंच फ्रूट है या नहीं। अगर ऐसा था तो इयान का अंदाजा सही हो सकता था। जब किसी डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है और आसपास कोई ऐसी वस्तु जैसे कोई मिलता जुलता फल हो जिससे डेविल फ्रूट की शक्ति को नियंत्रित किया जा सके, तो यह शक्ति संबंधित वाहक को हस्तांतरित हो जाएगी। और ईशान ने अंदाजा लगाया कि यह वाहक शायद सिर्फ फलों तक ही सीमित नहीं है। उसे अभी भी स्पंदम की फंकफ्रीड तलवार याद थी। किसी तरह इस तलवार को वाहक माना जाता था। यह हाथी तलवार हाथी फल की शक्ति को स्पंदम की तलवार में स्थानांतरित करके बनाई गई थी। और ध्यान से सोचने पर यह बात सच भी हो सकती है। शैतानी फलों का कोई न कोई नियम जरूर होगा, वरना अगर ये दुनिया के किसी भी कोने में बेतरतीब ढंग से पैदा होते हैं तो दुनिया के वैज्ञानिक कृत्रिम शैतानी फलों का अध्ययन कैसे करते हैं और निर्जीव वस्तुओं को इतनी शक्ति कैसे देते हैं? सेब जैसे शैतानी फल को हवा में उछालते हुए वह मूल रूप से सिस्टम को उसकी शक्ति को अवशोषित करने देना चाहता था और अपने मूल गुणों को बेहतर बनाना चाहता था। लेकिन फिर सोचने पर वह झिझक गया, यह सोचकर कि क्या उसे इसे खाने के लिए किसी को ढूंढना चाहिए और अपने सिद्धांत की पुष्टि करनी चाहिए। अगर इसे खाने वाला व्यक्ति मंच फल क्षमता प्राप्त कर लेता है तो ईशान शैतानी फल उपयोगकर्ता से लड़ने जाते समय अपने साथ एक फल ले जाना शुरू कर देगा ताकि वह लगातार शैतानी फल इकट्ठा कर सके।
सेब के आकार के शैतान फल को वापस अपनी जेब में रखते हुए ईशान महल में चला गया और अपना शोध शुरू कर दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जब उन्होंने वापोल को मार डाला तो ऐसी अजीब घटना घटेगी। चॉपर द्वारा सौंपे गए सेब का अजीब परिवर्तन अनजाने में ईशान को शैतान फलों के रहस्यों के बारे में थोड़ा पता चल गया। क्या यह नायक आभा है या क्या? वापोल के महल की तलाशी लेने के बाद ईशान यह देखकर निराश हो गया कि वहां ज्यादा खजाना नहीं था और पैसे भी बहुत कम थे। ईशान ने काफी देर तक खोजबीन की और उसे सिर्फ कुछ लाख बेरीज ही मिली। वापोल की कुछ भी खाने की क्षमता के बारे में सोचकर ईशान को बेचैनी हुई कि इस बेवकूफ ने तो ज्यादातर खा लिया है। क्या इस बेवकूफ ने सोने, चांदी और सिक्कों को नाश्ता समझा होगा? ऐसा काम करने के लिए उसकी बुद्धि कितनी कम है। ईशान, जिसके पास हासिल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, केवल महल से बाहर निकल सकता था, जमीन को जोड़ने वाला एक रोपवे ढूंढ सकता था और नीचे उतर सकता था। जब ईशान पहाड़ से नीचे आया और गांव में वापस आया तो कुरेहा और चॉपर अभी भी वहां इंतजार कर रहे थे। वापोल कहाँ है? क्या तुमने उसे मार डाला? कुरेहा ने ईशान को देखते ही पूछा। गांव के मुखिया और ग्रामीणों का एक समूह भी ईशान से अच्छी खबर सुनने के लिए उत्सुक थे। इस देश के लोग वापोल के अत्याचार से तंग आ चुके हैं। वह एक मूर्ख और क्रूर राजा है, लेकिन दुर्भाग्य से वे उसका सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए उनकी एकमात्र आशा यही थी कि कोई नायक आए और उन्हें उसकी क्रूरता से मुक्ति दिलाए। ईशान ने इन लोगों की आंखों में देखा और अचानक उसके मन में एक विचार आया, जस्टिस पाओ। खैर, कुछ उल्लंघन जरूर हैं, लेकिन इसका मोटा मतलब यही है कि चाहे वह किसी भी दुनिया में रहे, लोग एक जैसे ही रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम लोग अपने लिए खड़े होकर अपने हाथों से न्याय नहीं ले सकते, इसलिए वे सभी एक ऐसे नायक के आने का इंतजार करते हैं जो उन्हें न्याय दिला सके। इसलिए इन लोगों के सामने ईशान को सिर हिलाकर कहना पड़ा, चिंता मत करो, आप उसका बेवकूफ चेहरा फिर कभी नहीं देखेंगे। आप एक शांतिपूर्ण देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। वाह! गांव वाले अचानक जोर जोर से जयकारे लगाने लगे और कुछ लोग रोने लगे। यह गांव बहुत भाग्यशाली है। कहते हैं कि दूसरे गांवों में भी इस द्वीप के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण कई लोग मारे गए। वे बीमार पड़ गए और उन्हें कोई कारगर इलाज नहीं मिल पाया। इसलिए जब उन्होंने सुना कि वापोल मर गया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया राहत की लंबी सांस लेने की थी। ईशान ने जयकारे लगा रहे लोगों को देखा और उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वह कुरेहा की ओर मुड़ा और बोला, उस कमीने वापोल ने अपने महल की सारी किताबें खा लीं। समस्या यह है कि इतना ज्ञान लेने के बाद भी वह जरा भी होशियार नहीं हुआ, जरा भी नहीं। धिक्कार है। मुझे कोई मेडिकल किताब नहीं मिली। डॉक्टर कुरेहा, लगता है मुझे आपकी मदद लेनी चाहिए। सच में? कुरेहा ने कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, हूं। तुम मेरे राज जानना चाहती हो, मैं इतनी जवान कैसे रहती हूं, है ना? नहीं। क्या मुझे आपके कुछ मेडिकल नोट्स मिल सकते हैं? ईशान ने कहा। मेरे समुद्री डाकू समूह के डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिकल संबंधी सामान लाने को कहा है। कुरेहा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। चॉपर, चलो। हाँ, चॉपर ने खुशी से जवाब दिया और हिरन का रूप धारण कर लिया। कुरेहा ईशान को स्लेज पर बिठाकर अपने घर की ओर दौड़ी, जबकि गांव का मुखिया गांव वालों को ईशान को विदा करने के लिए लाया। कुरेहा के घर तक सरपट दौड़ने के बाद वह उन पुस्तकों की तलाश करने लगी जिन्हें ईशान ले जा सके, और ईशान एक कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। चॉपर दरवाजे के पीछे छिप गया, अपने शरीर का अधिकांश हिस्सा दिखाते हुए ईशान को देख रहा था।
वह ऊपर आकर ईशान से बात करना चाहता था, लेकिन वह शर्मीला और थोड़ा डरा हुआ था। यह देखकर ईशान ने हाथ हिलाकर उसकी ओर देखा और कहा, चॉपर, तुम क्या कर रहे हो? चॉपर को शर्म से बाहर निकलना पड़ा। ईशान के पास आया, ऊपर देखा और पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ईशान मुस्कुराया और बोला, क्या डॉक्टर कुरेहा ने आपको नहीं बताया? चॉपर ने अपना सिर हिलाया। डॉक्टरिन ने मुझे जवाब नहीं दिया। ईशान ने आगे बढ़कर चॉपर से कहा, मेरा नाम ईशान है और मैं एक समुद्री डाकू हूँ, आप क्या कहते हैं? चॉपर ने खुशी से अपना खुर आगे बढ़ाया और बोला, मैं टोनी टोनी चॉपर हूँ। मैं अभी डॉक्टराइन से मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा हूँ। ईशान ने चॉपर का खुर लिया और उसे 2 बार हिलाया। उसे लगा कि चॉपर का खुर गर्म और आरामदायक है। तुम बाहर से समुद्री डाकू हो, बाहर की दुनिया कैसी है? हाथ मिलाने के बाद चॉपर ने अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से ईशान को घूरा और उत्सुकता से पूछा, अगर तुम्हें यह बुरा जानना है तो तुम बाहर जाकर क्यों नहीं देख लेते? ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या मैं भी बाहर जा सकता हूँ? चॉपर थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम्हें समुद्री डाकू बनना ठीक नहीं लगता? ईशान बोला, एक दिन तुम्हें एक ऐसा साथी मिलेगा जिसके साथ तुम घुल मिल सकोगे। फिर बेहतर होगा कि तुम उसके साथ इस द्वीप से निकल जाओ और बाहरी दुनिया को देखो। इस समय कुरेहा पुस्तकों का ढेर लेकर अंदर आया और ईशान से बोला, लड़के, मैंने सोचा था कि तुम इस छोटे से बच्चे का मुझसे अपहरण करने जा रहे हो। ईशान हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया कि वह उसे ले जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। दरअसल अब तक ईशान लफी के कई साथियों से मिल चुका है। शुरुआत में वह नैना को अपना नाविक बनाना चाहता था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि लफी के साथी शायद उसके लिए उपयुक्त न हो। यह बात नैना और संजय पर भी लागू होती है। इयान का चरित्र लफी से बहुत अलग था, इसलिए वह उन्हें प्रेरित नहीं कर सकता और न ही उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए उत्सुक कर सकता है। इसलिए भले ही अब उसका सामना चॉपर से हो, ईशान उसे लेने के बारे में नहीं सोचेगा। ड्रैगन हंटर्स के पास डॉक्टरों की कमी नहीं है। ईशान के पास खुद एक शक्तिशाली उपचार क्षमता वाला कार्ड है, इसलिए चॉपर के चिकित्सा कौशल उसके लिए अनावश्यक हैं। दूसरे दृष्टिकोण से लफी के साथी जोरो के समान ही हैं और अपने बड़े भाई के रूप में ईशान हमेशा जोरो के बारे में चिंतित रहता है। वह जानता है कि भविष्य में उसे बहुत चोटें लग सकती हैं, इसलिए चॉपर के साथ उनकी टीम में जोरो की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। हालांकि ईशान को यह नहीं पता था कि ड्रम द्वीप पर उसने जो हंगामा किया था, क्या भविष्य में चॉपर भी ललित के साथ जाएगा। ईशान इन चीजों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, इसलिए वह इनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता। अब जब उसका काम यहां से निपट गया तो ईशान ने जाने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसे अलबस्ता जाना है, लेकिन उसे हल्की सी घबराहट हो रही है। हॉकिंस की भविष्यवाणी में तथाकथित खतरा अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ईशान अपना काम जल्दी खत्म करके वापस जाना चाहता है। कुरेहा ने जो मेडिकल किताबें पाईं, उन्हें एक छोटे से डिब्बे में डालकर ईशान को दे दिया। ईशान ने डिब्बा उठाया और उसे बहुत भारी पाया, इसलिए उसने उससे कहा, शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है। कुरेहा ने कहा, लेकिन बेटा, मुझे तुम तब ज्यादा पसंद आए जब तुमने मुझे सुंदरी कहा। हाँ हाँ। ईशान मुस्कुराया और बोला, ठीक है सुंदरी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किसी अच्छे आदमी से मिलवाऊं? मेरे दल में एक बहुत ही परिपक्व आदमी है। ईशान स्वाभाविक रूप से चाचा राघव चौहान के बारे में बात कर रहे थे। फुजितोरा की उम्र को देखते हुए वह अभी भी परिपक्व शब्द के हकदार हैं। भाड़ में जाओ। कुरेहा ने मेज पर रखी शराब की बोतल से एक घूंट लिया और बोली, जो मर्द मेरी मंजूरी चाहते हैं
वे यहाँ से पहाड़ के नीचे तक लाइन में लग सकते हैं। मुझे किसी और से मिलवाने के लिए किसी की क्या जरूरत है? ईशान हंसा, भालू के कान वाली टोपी सिर पर रखी, डिब्बा उठाया और बोला अलविदा। फिर वह उसके घर से बाहर चला गया। ईयान की कलाई पर घंटी की कर्कश ध्वनि के साथ उसका शरीर धीरे धीरे बर्फीले मौसम में विलीन हो गया। कुरेहा और चॉपर दरवाजे पर खड़े थे और घंटी की धीमी आवाज सुनकर चॉपर ने अचानक ईर्ष्या से अपना मुंह खोला। डॉक्टर हिरलुक सही थे, समुद्री डाकू सचमुच दुनिया के सबसे रोमांटिक लोग होते हैं। नतीजा यह हुआ कि कुरेहा ने चॉपर के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा और कहा, मूर्ख, क्या तुझे पता भी है कि रोमांस क्या होता है? अगर तू अभी वापस नहीं गया और अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की तो मैं तुझे अपने यहाँ रखने पर दोबारा विचार करूंगी और तब तक सब यही सोचेंगे कि तू धीरे सीखता है। चॉपर मुस्कुराते हुए अपनी टोपी ठीक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह उदास नहीं था। उसने क्षितिज की ओर देखा और कहा, डॉक्टर ईशान सही कह रहे हैं। एक दिन मुझे एक अच्छा साथी मिल जाएगा और हम दोनों समुद्री डाकू बनकर समुद्र में साथ साथ जाएंगे। इतने कम समय में ही ईशान ने चॉपर के मन पर गहरी छाप छोड़ दी। पहाड़ की चोटी पर खिले चेरी के फूलों और उसके हिलने पर घंटी की मधुर ध्वनि को वह कभी नहीं भूल पाएगा। और वह उसे डॉक्टर ईशान भी कहता था, क्योंकि चॉपर के दर्शन में डॉक्टर सबसे अद्भुत लोग होते हैं, बिल्कुल डॉक्टर हिरलुक और डॉक्टराइन की तरह। आज ईशान एक और ऐसा इंसान बन गया है जो अपनी दयालुता से चॉपर को शर्मिंदा कर देता है। जब ईशान बंदरगाह लौटा तो उसने देखा कि उसकी नाव खाने के थैलों से भरी हुई थी। कहने की जरूरत नहीं कि ये थैलियां गांव वालों ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए रखी होंगी, और इस काम से ईशान बहुत खुश हुआ। इसलिए उसने एक बार फिर पाल उठाया और अपने रास्ते पर चल पड़ा, अनंत मुद्रा द्वारा इंगित दिशा में अलाबस्ता की ओर। हालांकि ईशान को यह नहीं पता था कि जब उसने वापोल को मार दिया और उसकी जेब में रखा सेब एक शैतान फल में बदल गया, तो नई दुनिया में एक और महत्वपूर्ण शैतान फल प्रकट हुआ। यह एक समुद्री डाकू जहाज के नीचे स्थित खाद्य गोदाम है, जिसमें लकड़ी के बक्सों के ढेर लगे हुए हैं। सामान्य तौर पर जहाज के नीचे स्थित गोदाम आमतौर पर दो प्रकारों में विभाजित होता है, एक गोला बारूद का गोदाम और दूसरा शराब और भोजन के भंडारण के लिए खाद्य भंडार। जो लोग साल भर समुद्र में यात्रा करते हैं, उनके लिए स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन और प्रोटीन आमतौर पर शराब और भोजन विशेष रूप से ताजे फलों से प्राप्त होते हैं, लेकिन इस आपूर्ति को संरक्षित करना सबसे कठिन होता है। सामान्य परिस्थितियों में ताजे फलों का शेल्फ जीवन लगभग एक सप्ताह का होता है और उन्हें थोड़ी देर तक ताज़ा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाना चाहिए। इस स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक उपयोग के लिए डिब्बाबंद भोजन चुनना बेहतर होता है। हालांकि कई जहाज आमतौर पर सामान भरते समय कुछ डिब्बे ताजे फल लाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वे डिब्बाबंद खाना खाते हैं, इसलिए वे जल्दी उब जाते हैं। इसलिए हर बार सामान भरकर रवाना होने पर जहाज पर सवार लोग पहले ताजे फल खाते हैं और फिर डिब्बाबंद खाना। इसी दौरान एक जोरदार झटका लगा जिससे पतवार हिल गई और ढेर में रखे बक्से हिलने लगे और दो बक्से नीचे गिर गए। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण ऊपर वाला बक्सा गिरते ही चकनाचूर हो गया। डिब्बे के अंदर की चीजें जैसे ही बाहर गिरीं, उनमें से फलों की तेज खुशबू आ रही थी। यह डिब्बा अनानासों से भरा था। जब से इन्हें एक साथ रखा गया है, ये अनानास पहले हरे रंग से सुनहरे रंग में बदल गए हैं, जिससे इनका स्वाद भी आकर्षक हो गया है। हालांकि सुनहरे फलों की इस परत में एक बैंगनी रंग का विचित्र फल अजीब तरह से मिला हुआ था। यह बैंगनी फल कई छोटे छोटे आंसू के आकार के घटकों से बना था, जिन पर घुमावदार पैटर्न थे।
यदि कोई खाद्य भंडार में अनानास के बीच इस बैंगनी फल को देखता है तो यह तुरंत उसका ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन इस समय इस समुद्री डाकू जहाज पर कोई भी गोदाम में स्थिति की जांच करने की परवाह नहीं करेगा। एक और जोरदार झटका लगा और पूरा समुद्री डाकू जहाज हिलने लगा और डेक पर चीख पुकार मच गई। जाहिर है इस समुद्री डाकू जहाज पर एक मजबूत दुश्मन द्वारा हमला किया गया था। डेक पर बड़ी संख्या में समुद्री डाकू जमीन पर कटे हुए पड़े थे और पूरे डेक में खून की गंध फैल गई थी। जमीन पर गिरे सभी समुद्री डाकुओं के शरीर पर एक जैसे टैटू थे, जिसका मतलब था कि वे एक ही समुद्री डाकू समूह के सदस्य थे और उनकी मौत का मतलब था कि यह समुद्री डाकू समूह नष्ट हो गया था। उनके विरोधियों के जहाजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कुल 4 जहाज थे। ये चारों जहाज एक एकीकृत ध्वज के नीचे नई दुनिया में भय का प्रतीक थे। वे व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकू थे। अरे कैप्टन, हम मरने वाले हैं। डेक के कोने में लकड़ी के बैरल के